नमस्कार जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी मोड़ की जब दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरे चुनावी मोड़ के साथ साथ उस तैयारी के में दिख रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी अब उनसे दूर नहीं है, यानी कि पूरी तरह से उस कवायद में जुट गए हैं कि चुनाव हो तो बिल्कुल हम तैयार हैं। कांग्रेस की मेवाड़ की धरती के पवित्र धाम सांवलिया सेठ से जो हुंकार भरी है, उसमें कांग्रेस नेताओं का यही कहना है कि तैयार रहना है तमाम मुश्किलों के सामने भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए। जनता हमारे साथ है, जनता सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही है। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने मारवाड़ की धरती से जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी के रूप में भी जाना जाता है, वहां से हुंकार भरते हुए अपने राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे चरण की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब कुछ काले झंडों का सिलसिला आया तो कहा कि ये मेरे लिए शुभ है और 2 काले झंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको मैं शुभ मानती हूं। और कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि बरगलाने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन आप लोग पूरी मजबूती के साथ में मेरे साथ रहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए और सत्ता में वापस लाना है। खैर चलिए, यही दौर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में ये जो सत्ता है काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आप हमारा मजमून देखिए, फिर हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान में चुनावी रण तेज हो चुका है। बीजेपी गौरव यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने भी संकल्प रैली से चुनाव प्रचार का अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर से संकल्प रैली की शुरुआत की। रैली में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी समेत कई आला नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट और कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने राजस्थान गौरव यात्रा, राफेल समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सरकार को आज कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आज आपसे आके वोट मांगे। वसुंधरा जी पिछले 4.25 साल का लेखा जोखा नहीं दे रही, वो जनता को नहीं बता रही कि इन्होंने 4.25 साल में क्या काम किया। वो तो कहती हैं सरकार बदलना बंद करो, मुझे फिर वोट दे दो और अगले 5 साल में फला कर दूंगी, ढिमकाना कर दूंगी। अब तो जनता समझ चुकी है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, कृपा करके मुंह दिखाई के बदले वोट मांगेगी, कृपा करके इस बार धोखे में बताना, इसको करारा जवाब दो, इसको निपटा दो कुछ गिनती की सीटों पर। वहीं बीजेपी के राजस्थान गौरव यात्रा का दूसरा चरण जोधपुर संभाग से शुरू हुआ। सीएम राजे ने जैसलमेर जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं आम आदमी के लिए है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए भी समय चाहिए। कहीं न कहीं समय की मांग करते हुए राजे ने जनता से दोबारा बीजेपी को वोट देकर जिताने का आग्रह किया। हमारे एमएलए में आ गए, हमारे एमपी में आ गए, आपकी मुख्यमंत्री बन गई, तो अब कैसे रहोगे आप अछूते। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि वो समय आ गया है और हमारी महिलाओं को अब अपनी इस ताकत को समझने की जरूरत है। इतने सारी चीज आपके हाथ में दे दिए हैं, अब क्या की चिंता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस वक्त यात्रा की सियासत चल रही है। दोनों पार्टियों का मकसद जनता के बीच जाना है ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने मजमून देखा। वसुंधरा राजे मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस बार बीजेपी का कहें कि चाहे जहां 4 भुजा से धोख लगा करके यात्रा शुरू की और राजसमंद के जेके स्टेडियम में वहां पे भी महिलाओं को लेकर के काफी वसुंधरा राजे ने अपने जो टोटल स्पीच की अगर हम बात करें तो 70% महिलाओं पे फोकस रखा। इस बार महिलाओं को प्रमुख रूप से बीजेपी साधते हुए पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं तक मुख्यमंत्री की बात पहुंचे, मुख्यमंत्री अपने पाले में करने की कोशिश कर सके और जो भीड़ आ रही है या जो लोग उन्हें सुन पा रहे हैं उन्हें वोट में तब्दील कर सके। बड़ा सवाल यही है
कि भीड़ दोनों तरफ इकट्ठी हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। भीड़ के कई रिसोर्सेज होते हैं, वजह होती है कि भीड़ क्यों जुट रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, बड़ा सवाल ये है, या तमाशबीन बनकर के सिर्फ यही देखती रहेगी। तो चलिए हम चर्चा जो शुरू करेंगे, हम संकल्प रैली है और सामने राजस्थान गौरव यात्रा है। मैं सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पंकज मीना साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। आसोपा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी जनता के बीच साफ कह रही हैं, क्योंकि जब अमित शाह आए थे 4 अगस्त को, तब उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को आप देखिए, विकास के अगर रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो राजस्थान को उसी मोड़ पे लेके जाना होगा, यानी कि सत्ता में वापसी देनी होगी। मुख्यमंत्री अभी यही कह रही हैं कि काले झंडे ये हमारे लिए शुभ संकेत हैं, और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि लोग गुमराह करने के लिए बहुत आएंगे, लेकिन आप सशक्त रहिए, मजबूत रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। काले झंडे शुभ संकेत हैं, वो तो अब आप जैसलमेर में पता करोगे तो पता चलेगा कि जो काले झंडा दिखाने वाले हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं। एक जसवंत सिंह जिंदाबाद कहने वाले हैं, वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। टीवी टावर्स पे जो जैमर्स लग गए, वहां से आप अनडिक्लेयर्ड जैमर्स हैं, बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी नहीं कर सकते, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बात यह है कि महिला शक्ति सम्मेलन जो उन्होंने संबोधित किया, और आपने महिलाओं पे काफी फोकस दिखाया अपनी बात पे, एक छोटा सा जवाब तो वसुंधरा जी को सचिन पायलट जी ने जो पूछे अब तक सवाल, उसमें से एक देना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि क्या देश में दुष्कर्म रुक नहीं सकते, कम नहीं हो सकते। क्यों? कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 95 दुष्कर्म पूरे देश में रोज होते हैं। अब देश में 28 राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, उस 95 में से 10 तो अकेले राजस्थान में होते हैं रोजाना। 28 राज्य हैं तो छोटे बड़े राज्य कर लो एवरेज, तो 10वां हिस्सा, मतलब 10% हिस्सा तो पूरे देश के दुष्कर्मों का राजस्थान के खाते में आता है। वसुंधरा जी इस बात को नहीं संज्ञान ले रही हैं, तो वो जाने पूरे 5 साल का एवरेज बोल रहा हूं मैं। ये और एक मजे की बात है कि कभी कभी कोई क्राइम रेट ऊपर नीचे हो जाता है किसी और कारण से, लेकिन यूनिफॉर्म 1 जनवरी 2014 से लेकर अब तक 10 दुष्कर्म रोजाना का एवरेज है। तो ये शक्ति सम्मेलन की जो व्याख्या है या उसका जो प्रासंगिकता है वो कटघरे में है। दूसरी बात, उन्होंने, अमित शाह जी ने इनके विकास की गई, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, डिबेट्स में समय सीमित होता है। एक छोटा सा उदाहरण, 4 भुजा से यात्रा शुरू की, मेवाड़ में 4 भुजा की, और श्रीनाथ जी की तरह महत्वपूर्ण स्थल है सांवलिया जी, आप भी स्वीकार करते हैं इस बात को। कल अपन तीनों, ये बीजेपी के भी आए हुए हैं, कल सुबह निकलते हैं, 4 भुजा से सांवलिया जी पहुंचते हैं। 4 भुजा से कपासन पहुंचने में आपको जितना समय लगेगा उतना समय आपको कपासन से सांवलिया जी 30 किलोमीटर चलने में लग जाएगा, लगभग 2 घंटे। 30 किलोमीटर 2 घंटे। अब आपको, आप देख लीजिए, आप धार्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं, सांवलिया जी से कपासन की सड़क इतनी बुरी हालात में, मुझे ऐसे ही कार्यकर्ताओं ने आज बताया कि भाई साहब वहां जा रहे थे, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि सड़क बहुत बुरी हालत में है। ऐसे ही सांवलिया जी से शनि महाराज एक 15 किलोमीटर का टुकड़ा है, इनसे 5 साल में वो नहीं हुआ, वो खड्डे ही खड्डे हैं उसमें। तो कौन सा विकास, किस प्रकार का विकास? मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है, अगर आप मुझे समय देंगे तो अमित शाह जी को विकास के दावे और पोल में एक विभाग की लगातार खोलता ही रहा हूं, आप कहें तो व्यू भी गाथा शुरू कर देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा एक विषय और है, जो कल प्रश्न पूछा उस पर वसुंधरा जी ने आज जवाब नहीं दिया। प्रश्न ये पूछा पायलट साहब ने, बाड़मेर से भरतपुर तक लगातार बजरी का जो कांड चल रहा है, जिसमें पूरी जनता पिस रही है, जैसलमेर में आज वो वहां है, बाड़मेर से बजरी आती है, जो ट्रॉली 1000 रुपए में आती थी वो 2500 रुपए में ट्रॉली मिलती है वहां जैसलमेर में, वो भी इलीगल, कहीं पकड़ी जाए नहीं पकड़ी जाए, कितनों को पकड़ते हैं। हो सकता है भाजपा के नेताओं की जो ट्रॉलियां ट्रैक्टर आते हैं उनको नहीं पकड़ते होंगे, या बिना वो 2 नंबर का पैसा दिया जाता है उनको पकड़ लेते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन बाड़मेर, जालोर, कल आपके टीवी में आ रहा था एक चैनल में, आहोर के अंदर लगातार इस तरह से अवैध खनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ रही है। और आप बाड़मेर से चलो जयपुर,
अभी आज ही आपके अखबार में आया, पत्रिका आपने देखी होगी कि वो जब्त जो कर ली उसको मुफ्त में कह रहे हैं ले जाओ, और 1500 ट्रक जो आते हैं उसकी जगह मान लो 1200 आते होंगे, 1000 आते होंगे, कुछ आप धरपकड़ करते होंगे, लेकिन वो छोटी चौपड़ पे बजरी के ट्रक खाली पड़े, मेट्रो बन रही है उससे, तो आ कहां से रही है जब सुप्रीम कोर्ट का बैन लगा हुआ है। तो इसका जवाब वसुंधरा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के सचिन पायलट, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ये जवाब दे दो कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, आप ये जवाब दे दो कि एनवायरमेंट का प्रोसेस मेरे से विलंब हो गया या कुछ भी है। आज भी प्रश्न किया, कल आपके सामने आएगा वो प्रश्न, शाम तक आ ही गया होगा रिफाइनरी पे, वो जवाब नहीं देंगी। घुमा फिरा के यही बात हर कोई कह रहा है। पायलट साहब ने कल उदयपुर में कहा है कि भाई लोकतंत्र है, हम आपसे जवाब कह रहे हैं, आप अपनी बात कहते हो, खाली जनता आपसे जो सुनना चाहती है अपने प्रश्नों का जवाब, उसका जवाब आप नहीं देती। मैं पंकज मीना जी हमारे साथ में है। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। वसुंधरा जी कह रही हैं कि काले झंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो लोग गुमराह करने आएंगे उनसे सावधान रहिएगा। अभी आपने सुना सुशील आसोपा साहब को, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने काले झंडे दिखाए, मुख्यमंत्री जी खुश हो रही हैं कि काले झंडों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हवालात में डाल दिए गए। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में कहें या पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में कहें, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपलब्धि है कि कांग्रेस आज इसको फॉलो कर रही है, आज इसको कॉपी कर रही है। मैं ये बात कॉपी करने की बात इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मान्यताओं को पूरी सम्मान करती है और हमेशा उसको फॉलो करती है। हम लोग हमेशा अपने कोई भी कार्यक्रम, कोई भी काम धार्मिक तीर्थ स्थान से शुरू करते हैं, और ये आज से नहीं, बरसों से परंपरा हमारी रही है। पिछले 1.5 साल से आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी जी ने हमारी कॉपी करनी शुरू की। ये काले झंडे का पूछ रहे हैं, आप बात दूसरी कह रहे हो। या आप बोल लीजिए, सुनने की आदत डालिए। आपको इतनी ज्यादा उतावलापन रहता है, पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कल जाकर के सत्ता की सीट पे बैठ जाए, तो उतावलापन थोड़ा कंट्रोल करिए। उम्र, आप अपनी उम्र का भी लिहाज करिए, उतावलापन मत रखिए, आपको पूरा बोलने का समय मिलेगा। आप मंदिरों की हमारी नकल करने लग गए। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पे छोटा सा सवाल आप, बिल्कुल मैं उसमें नहीं आ रहा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आपने एक बात कही कि हमारी नकल कर रहे हैं, ये बताइए कि बीजेपी का कॉपीराइट है मंदिरों में दूसरी पार्टी के लोग नहीं जा सकते? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ, आप मैंने जैसे मंदिर के बताया, उसके बाद में आपने तिरंगा यात्रा की कॉपी करनी शुरू कर दी। तिरंगा यात्रा की कॉपी करने के बाद में आपने तीसरी हमारी यात्राओं की कॉपी करनी शुरू कर दी। देखिए, हम इस बात से बड़े प्रसन्न हैं और इस दिल से मैं इस बात को खुश हूं कि राहुल गांधी जी मंदिर तो जाने लगे। ये राहुल गांधी जी 19 सोनिया गांधी जी के सपुत्र हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ये राहुल गांधी जी वही हैं जो क्या मंच पे ऐसा बोला करते थे कि हिंदू मंदिर तो इसलिए जाते हैं चप्पल चोरी करने के लिए। तो कुल मिला के ये बात राहुल गांधी जी ने बोला, ये सारा कहाँ पे है? बिल्कुल अखबार में छपा, ये अखबार में छपा कि राहुल गांधी कहते हैं चप्पल चोरने के लिए हिंदू जाते हैं। पांचजन्य में तो नहीं छप गया कहीं? बिल्कुल ऐसा छपा, पांचजन्य में छपा था क्या मंदिर? चलिए, हाँ। तो कुल मिला के आप हमको कॉपी कर रहे हैं और अच्छी बातों के लिए कॉपी कर रहे हैं, हम इस बात से बड़े प्रसन्न हैं। आप यात्रा भी निकालिए, और जहां तक आपने आप हार पे भी प्रसन्न हो जाना। बिल्कुल आप, और जहां तक आपने यात्राओं में विकास की बात करी, देखिए माननीय वसुंधरा जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जो सीना ठोक के कहती है कि हमने विकास किया और विकास का रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम जनता को जवाब दे हैं, जनता को जवाब दे रहे हैं। हम किसी के और के प्रति जवाब दे नहीं है, हम जनता के प्रति जवाब दे, और जनता को एक एक छोटी छोटी बात का जवाब दे रहे हैं। आप विकास की बात हमसे करते हैं, आप प्रश्न खड़ा करने से पहले कभी एक जीवन में, कांग्रेस से मेरा ये बड़ा आग्रह है कि कभी जीवन में एक उदाहरण आपने पेश किया हो कि साहब हमने ये एक अच्छा काम किया, आपने कुछ नहीं किया। योगेंद्र जी, तो अच्छी और बुरी दो चीजों की अगर तुलना करनी होती है तो मतलब अच्छा बुरा तब बोल सकते हैं जब दो चीजों की तुलना हो। हम तुलना करके बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके 50 साल का हिसाब लाइए और हमारा 4.5 साल का हिसाब देखिए। ये हमारा विकास का, हमने विकास किया इसलिए हम ऐसा कह पाते हैं। क्या आपके पास एक चीज बोलने के लिए है कि हमने 50 साल के अंदर किसानों के भले के लिए ये एक काम किया, हमने गरीबों के भले के लिए ये एक काम किया? योगेंद्र जी, 67 का चुनाव का इतिहास उठा के देख लिए, 67 से लेके आप 2004 तक गरीबी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा नारा एक रहा है, गरीबी हटाओ। 67 में भी वही नारा था, तो 2004 में भी वही नारा था। क्यों? क्योंकि आपने कभी विकास किया ही नहीं, कभी गरीबों को कोई भला किया ही नहीं, तो आप गरीबी हटाओ का नारा देते देते यहां तक आ गए।
और इस नारे को देते देते जनता ने आपको सिमेंट दिया 21 के ऊपर, और फिर भी आप वही नारा देते। अभी क्या पोजीशन है, लेकिन अब क्या पोजीशन है? गरीबी कम हो रही है? देखिए बिल्कुल बहुत फर्क आया है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। प्रति व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर 2013 के अंदर आई थी 72,000 रुपए वार्षिक, और आज है 1,22,000 रुपए। 4 साल के अंदर इसमें परिवर्तन कितना? 50,000 का। और ये आंकड़ा गलत हो तो आप क्या माफी मांगेंगे? डिबेट में आना बंद कर देंगे? देखिए आप इसी तरह बोलते रहिए, मैं तो कोई फर्क पड़ता है। जनता जानती है, सार्वजनिक मंच चाहिए, जनता इस बात का जवाब गलत हो जो आप डिबेट में आना बंद कर देंगे। आपने 70 साल तक जो जनता को बरगलाया है उसका जवाब बहस का कोई मतलब नहीं। आप एक बात मुझे बताइए, देखिए सबसे बड़ी जो हमारे देश में पार्टियां कोई भी हो, दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पार्टियों की, आप सीनियर पार्टियों के लीडर हैं यहाँ पे, जब कुपोषण की स्थिति हो, भूखमरी की स्थितियां बने, अगर लोग भूख की वजह से दम तोड़ दें, मुझे लगता नहीं है कि आपके चाहे 1,22,000 रुपए मायने रखते हो या 72,000 मायने रखते हो, आप पे पूंजीपतियों की अगर पूंजी में इजाफा हो भी जाता है, लेकिन उस गरीब के स्तर का क्या हुआ जो स्लम में रह रहा है, जिसके पास में कोई मेडिसिन नहीं है, स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है, जो कुपोषण का शिकार हो रहा है। राजस्थान के आंकड़ों की बता सकता हूं मैं आपको क्या पोजीशन है। आप भरतपुर से लेके बाड़मेर और जैसलमेर तक जाइए, 12 झालावाड़ से लेकर के आप शाजापुर तक जाइए, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें कुपोषण के मार नहीं हो। हम उससे कैसे निजात पा पाएंगे? कुछ है ऐसा प्लान जिसके लिए हम कह सके ताल ठोक के कि हमने इसको बाहर लेकर के आने की कोशिश की है? बता सकते हो? बिल्कुल योगी जी, मैं आपकी बात को पूरी तरह समर्थन करता हूँ। आपने ठीक कहा कि कुपोषण और भूखमरी का हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ ना कुछ उदाहरण रहे हैं यहाँ पे, सभी राज्यों में है, लेकिन हम क्या राजस्थान से जिक्र कर रहे हैं? आप ये देखिए, क्या हमने इसमें परिवर्तन नहीं करके दिखाया? क्या प्रत्येक बीपीएल और एपीएल को 25 किलो अनाज 2 रुपए किलो में देके हमने उनकी स्थिति बदलने की कोशिश नहीं की? क्या नगर पालिका नगर निगम के क्षेत्र के अंदर हमने अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से केवल 8 रुपए में भोजन देके क्या हमने स्थिति बदलने की कोशिश नहीं की? और आप इस बात को स्वीकारेंगे कि ये स्थिति में बदलाव आया है, पर जो चीज हम लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा था, जिसमें कोई सुधार हो ही नहीं रहा था, उसको सुधार करने के लिए 4.5 साल नाकाफी होते हैं। और यही बात लेके वसुंधरा जी आज जिले के अंदर, गांव के और तहसील के अंदर जा रही है कि हमको लगातार एक मौका और दीजिए। जो योजनाएं हमने 4 साल पहले चालू की थी उनके रिजल्ट आने में। चलिए मुझे एक बात और बता दीजिए पंकज जी, एक बात और बता दीजिए मुझे कि डर किस बात का है कि मतदाता जो है, अगर सूरज निकल रहा है तो बादल कितनी देर तक उसको छिपा करके रखेंगे? अगर मतदाता को लगता है कि हाँ बिल्कुल काम है तो वोट देना ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है, हम वापस रिपीट चाहते हैं, तो इसमें गुमराह से डर क्यों गुमराह है? मतदाता इतना स्मार्ट है, पढ़ा लिखा मतदाता है, देखिए ये डर क्यों लग रहा है बीजेपी को कि गुमराह मत होइएगा? हाँ। डर इसलिए लग रहा है, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। अभी 5 महीने पहले राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। और कैसे कांग्रेस ने एक षड्यंत्र पूर्वक जातियों में बांटा, जातियों को भड़काया, और उस भड़का के उन्होंने एक रिजल्ट प्राप्त किया, और रिजल्ट को आज भी वो हालांकि उस बात को गिन रहे हैं, जबकि वो स्थिति नेक्स्ट डे से बदलाव आ गया था, वो नेक्स्ट डे से बदलाव आ गया था। परंतु आप ये देखिए कि इन्होंने अपना एक षड्यंत्र पूर्वक वही काम किया जो इन्होंने 1957 से करते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बाई इलेक्शन की जो विनिंग पारी जो खेली कांग्रेस ने, उस सिर्फ एक महज षड्यंत्र था, ये मान सकते हैं? कोई षड्यंत्र था, बिल्कुल 100% षड्यंत्र था। देखिए अच्छा। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ योगेन जी, राजनीति में हो चाहे शासन व्यवस्था में, एक अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। आपके पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए फिर उस समय? आपके कोई सरकार राज कर रही है, वही तो रिपोर्ट दे रहे हैं इनको। नहीं, हमने षड्यंत्र किया था, आपके पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे? कह रहे हैं सरकार राज कर रही है, राज अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही, इस बात की अकाउंटेबिलिटी होनी तो आ गया परिणाम में। और वही अकाउंटेबिलिटी लेके मुख्यमंत्री खुद एक जन के पास जा रही है। और जो अभी दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग में जो जनता का समर्थन मिला, आप कहते हैं राहुल गांधी जी की रैली बड़ी अपार हुई, आप जिस संख्या को यार राहुल गांधी जी की रैली को राजस्थान की राजधानी में गिन रहे हैं, वो हमारी संख्या धरियावाद के अंदर थी, एक विधानसभा क्षेत्र की, और शायद पूरी विधानसभा परिणाम आएंगे जब पता चल जाए। तो मेरा कहना मतलब यह है कि मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि राजनीति में अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई माननीय वसुंधरा जी के द्वारा, और जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी। जी चलिए, भैरव सिंह जी को भी आप भूल रहे हो, उनके टाइम पे कुछ तो होगा। जी, भैरव सिंह जी ने बहुत अच्छे से काम किया। देखो लेकिन वो छिप रहे हैं वसुंधरा जी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैरव सिंह जी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कहें या राजस्थान के आधार पूछते हुए राजस्थान के शेर थे। वसुंधरा जी नाराज हो जाएंगे, 22,000 करोड़ का अंत्योदय के माध्यम आरोप लगाया था वसुंधरा जी का योजना पहुंचाने का जो श्याम जी वरिष्ठ पत्रकार है, एक लंबे कई अरसों से काम कर रहे हैं और देखा इन्होंने बहुत सारे चुनाव। श्याम जी, 2 बातें निकल करके आ रही हैं। कांग्रेस ने संकल्प लिया है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का, महिलाओं के प्रति जवाबदेही का, बेरोजगारी खत्म करने का, बेरोजगारों का सहयोग करने का। वो कैसे करेंगे ये पता नहीं है। किसानों को
मजबूत करने का ये संकल्प है उनका। और ये जब संकल्प ले रहे हैं वो जनता को भी दिला रहे हैं, कार्यकर्ता को भी दिला रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीजें करके देंगे। उधर वसुंधरा जी कह रही हैं कि गुमराह मत होइएगा, और जैसे अभी पंकज जी ने भी कहा कि जो बाई इलेक्शन की जीत थी ये महज एक षड्यंत्र का परिणाम था। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का हालात अब राजस्थान में पैदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने तो मारवाड़ में जिस प्रकार की विजय हासिल की थी, अब उनको पास उसके सामने तो चुनौती है। अब देखिएगा टोटल अगर चाहेंगे 33 में से 30 सीटें अभी, तो ऐसी स्थिति में यदि 30 सीटें बीजेपी के पास है और अपने कांग्रेस के पास तो 2 और 1 नेतृत्व है, 3 एक है, और ऐसी स्थिति में अगर नागौर की जोड़ ली जाए तो 10 में से 1 सीट चली गई थी, बाकी इनके पास सारी चीजें। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे बरकरार रखते हैं वो सीटों को, क्योंकि इतनी सीटें वापस से आ जाएगी, ये एक वसुंधरा जी के अंदर सोचनीय विषय, चुनौती उनके सामने खड़ी हुई है। ये बात सही है कि वो गौरव यात्रा लेकर के आज पहुंची है और उन्होंने तन्नोट माता के दर्शन करके जैसलमेर, और अभी मैं रामदेव को सुन रहा था तो उन्होंने आज वहां पर अटल जी को भी याद किया, और अटल जी के याद में एक वहां पर अटल शक्ति स्थल बनाने की घोषणा भी की है कि जो कि उनकी याद को बनाया जाएगा पोखरण में। तो ये उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमने वही, उन्होंने आज फिर कहा कि हमने 625 करोड़ रुपए लगा के 125 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया, और 125 करोड़ लगा करके 40 पेनोरमा बनाए हैं महापुरुषों के, और वहाँ 100 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण भी कर दिया है। तो वो कहते तो है सारी बातें, लेकिन जिस प्रकार से उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा शासन लगा हुआ है। देखिएगा कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री का सचिव के पाठक है वो पहुंचते हैं, उनके ओएसडी कमठान पहुंचते हैं, प्रेस एडवाइजर पहुंचते हैं, पूरे शासन और कालीचरण सराफ पहुंच जाते हैं। उनको कहा जाता है कि यदि पूरी तरह से यात्रा सफल नहीं हुई यात्रा में और उनकी गौरव यात्रा में लोग नहीं आए तो खैर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें कर करके आज यात्रा में लोग आते हैं क्योंकि शासन उनके साथ है पूरा का पूरा, लेकिन कितने लोग उनके साथ रह पाएंगे ये उनके लिए, क्योंकि उनको जितना भरपूर लोगों ने जो मदद की थी और उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए ये भीड़ जो है ये वोट में तब्दील हो पाएगी। दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है ये कि क्योंकि आज देखिए जो भीड़ आ रही है, टिकट डिक्लेयर होंगे उसके बाद में कितनी भीड़ जुट पाती है। अगर टिकट डिक्लेयर होने के बाद किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर 25,000 की भीड़ जुटती है तो मेरा मानना है कि बहुत सफल भीड़ है, क्योंकि आप उससे 1 साल पहले की उससे 1 लाख की भीड़ से नहीं कंपेयर कर सकते। उस समय 4 लोग अलग होते हैं, वो टिकट मांगने वाले होते हैं, सब अपनी ताकत दिखाने का एहसास करते हैं, वो सब चीजें नहीं। लेकिन इलेक्शन जब डिक्लेयर होते हैं, टिकट तय हो जाते हैं, उसके बाद 15-20 हजार लोग भी 25,000 भी जुटते हैं, तो मुझे लगता है कि 25,000 की बात तो बहुत सफल और शानदार सभा है। ये सच्चा है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा उपचुनाव में वसुंधरा जी की भीड़ कितनी थी, बहुत दिख रही थी, वो खुद भी कर रही थी। देखिए भीड़, उसके बाद क्या होगा, परिणाम क्या निकला। भीड़ आपके समर्थन करेगी नहीं करेगी, ये तो चुनाव मतदान तय करेगा कि उस दिन आपको क्या मिला। देखिए कांग्रेस ने भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि सम्मेलन संभागीय स्तर पर संकल्प या रैली शुरू कर दी है। आज पहली बार कांग्रेस के सारे नेता पहुंचे हैं वहां। आप देखिए अशोक गहलोत पहुंचे, आपके उनके प्रभारी भी पहुंचे, भंवर जितेंद्र भी पहुंचे, सचिन पायलट भी पहुंचे, मोहन प्रकाश भी पहुंचे और सीपी जोशी भी पहुंचे और रामेश्वर डूडी। सबने मिलकर के कहा है कि सब हम एक हैं, अब हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। ये चीजें आज जो कह रहे थे ना कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों का भविष्य सुधारेंगे, ये सारी बातें उन्होंने जैसे कही है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पुराना जमाना वापस लाएंगे, ये वो जो कह रहे हैं। अब वो ये क्योंकि भयभीत इसलिए कि सीएम ने उनका तत्काल उस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि गुमराह मत हो जाना, कांग्रेस पहले कुछ कहती थी कर नहीं पाए, हमने करके आपको सामने आ गए, हम करके दिखा रहे हैं, वो आपको परिणाम के रूप में दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया, आप देख लीजिएगा आगे वाले समय में हम क्या करेंगे। वो सारी प्रगतिशील और सुंदर खुशहाल राजस्थान को बनाने का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। ये कहकर के वसुंधरा जी करिए। अब कांग्रेस कह रही कि हम कह रहे हैं कि हम इसके कुशासन को समाप्त करेंगे, हम वो चीज लाके देंगे जो कि आपको चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो कुछ मिला था, अब वो कह रहे हैं कि 50,000 तक के कर्जे हमने माफ किए।
अब कांग्रेस क्या 2 लाख तक के कर्जे जिस प्रकार से इन्होंने कर्नाटक में माफ किए, क्या राजस्थान में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो राहुल गांधी यदि घोषणा कर देंगे तो परिवर्तन स्थिति आ सकती है, क्योंकि लेकिन पैसा राजस्थान सरकार के पास पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। यही कारण है कि 50,000 कर्ज माफी में सरकार को मालूम है कि किस तरह से, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। 9,000 करोड़ कर्ज लग रहा है, और वो भी अभी अगले 3 साल में किस तरह से चुकाया जाएगा। आपको 2020 तक कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। नहीं, 2020 तक आपको बजट में 3,000 करोड़ रुपए सरकार एडजस्ट करने बैंकों को देने पड़ेंगे आपने, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गारंटी तो लिए है, लेकिन कर्ज नहीं लिया आपने। कर्ज केवल अभी तक 1,200 करोड़ रुपए लिए हैं, उसके बाद में आप थोड़े लेंगे, कर्ज पूरा लेंगे ही नहीं, क्योंकि केवल गारंटी इसलिए दी कि अभी तो आपने वर्किंग कैपिटल जो कोऑपरेटिव बैंकों की थी उससे पैसा देकर के आपने निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपने किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करने की बात कर दी है, और वो क्रियान्वित भी हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी क्रियान्वयन नहीं होता है तो उसका परिणाम भोगना तत्काल पड़ता है। जिस प्रकार से गौरव यात्रा में यही तो कर रही है, वो जाकर के देखिए हमने इन किसानों का कर्जा माफ किया, वो ले जाके खड़ा करती है कि किसानों का भाई कर्जा माफ हुआ, तुम्हारा इलाज हुआ। ये सारी चीजें क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से उनको सहयोग मिलता है कि भाई और कुछ काम भी किए वो भी बता रही है, काम किए भी है, ऐसी बात नहीं कह सकते। देखिए ये एक वो दौर कहा जा सकता है राजस्थान की सियासत का, एक ऐसे मोड़ पे सियासी दाव और पेच लग रहे हैं अभी, जब जनता के बीच अपनी पहट जमाने की पूरी कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से की जा रही है कि हम आपके हिमायती हैं, आपके जो भी कमियां हैं, आपके यहां पे कोई भी तकलीफ है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और मुख्यमंत्री के शब्दों में, बीजेपी के शब्दों में कहीं ये लगता है, थोड़ा डर भी है कि गुमराह तो नहीं होगा मतदाता। ये बीजेपी को ऐसा लगता है, जैसे पंकज मीना जी भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र रच करके जीत दर्ज कराई गई थी। तो ये षड्यंत्र का खेल अगर कहीं पे चलता है, जिसे अपनी वर्किंग स्टाइल बीजेपी को षड्यंत्र लगता है, लेकिन कांग्रेस को वो अपनी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट उसे लगता है, तो निश्चित रूप से उसे बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पन्ना प्रमुख बीजेपी अपने एक सफल प्रयोग उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसे राजस्थान के बाई इलेक्शन में लेकर के आई थी, अब उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब हालांकि आज भी विस्तारक, पन्ना प्रमुख वो ही दिन है जो उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कराने में कारगर साबित हुई थी, जिसे माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाएगा। तो निश्चित रूप से बनाने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस इसमें क्यों पीछे रहेगी, मैं आसोपा साहब से जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। कश्मीर भेजा उसको पता ही नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम गौरव यात्रा का जवाब संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस दे रही है, और मैंने आपको मजमून बताया है कि किसको क्या डर सता रहा है और किस संकल्प के जरिए कांग्रेस आने की कोशिश करेगी। मैं एक बात, छोटा सा मेरा सवाल होगा आसोपा साहब से। आसोपा साहब, देखिए मतदाता को आप देख रहे हैं, लंबा एक मुझसे भी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है। गांव हो चाहे कस्बा हो चाहे शहर हो, सब जगह मतदाता की सोच बदल रही है। पहले ये देखा जाता था कि फला गांव है, इसमें बुजुर्ग, वहां का सरपंच, समाज के लोग जिन्होंने तय कर दिया कि ठीक है साहब यहां वोट डाल देंगे, एक पूरा हो जाता था कि फलाने गांव उस पार्टी में चला गया। मान भी लेते थे लोग कि ठीक है साहब ये पंच बैठ गए वोट डाल देंगे। उसके बाद में लोग पढ़ना लिखना, जिस तरह से एक लिटरेसी रेशो बढ़ा, उसके बाद में कि नहीं मेरा वोट है, मैं सोच के दूंगा परिवार में। आज पोजीशन ये हो गई कि आप बाध्य नहीं कर सकते अपने बच्चों को भी कि यहां वोट डालना है। आप सुन भी लेंगे, आपका रिगार्ड करते कि, लेकिन जरूरी नहीं है आपके कहे के अनुसार वोट डाल दें। इतना स्मार्ट मतदाता हो गए जो राजनीतिक दल भी उनको टटोल नहीं सकते कि वास्तव में ये वोट मेरा जा कहां रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है, लोकतंत्र है और कोशिश ही की जा सकती है राजनीतिक दलों की तरफ से। आप लोग 4 संकल्प ले रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसानों को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं कि हम उनकी तकलीफों को दूर करेंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं, महिलाओं को की रक्षा करेंगे उसका हम संकल्प लेते हैं, और एक संकल्प और लिया आपने युवाओं का, हाँ, बेरोजगारी का खत्म करने की बात है। 3-4 संकल्प। ऐसे तो तकलीफें या चुनौतियां बहुत सारी, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग संकल्प ले रहे हैं। कांग्रेस पे भरोसा ये संकल्प लेने के बाद भी मतदाता क्यों करे? कोई ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है कि इन 4 चीजों में हमने ये काम किया, इस वजह से हम आपके बीच आ रहे हैं और आप वोट दीजिए आप हमारे को? इसके लिए तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा साहब।
मोटी मोटी चीजें कोई याद हो तो बता दीजिए। तो ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं तो आपके सामने। हालांकि मुझे जितने आरोप लगे उनके जवाब दीजिए, उनका जवाब षड्यंत्र का जवाब तो मैं लूंगा। हाँ, मैं षड्यंत्र का जवाब तो मैं लूंगा आपसे, मैं जरूर दूंगा। लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड 12% लिटरेसी रेट थी, देश आजाद हुआ था, अब 80% के नजदीक है, हमारे 78%। हमारी शिशु मृत्यु दर जो थी वो 178 थी, जो आज देश की 37 है, यहाँ 43 है, वो घटनी चाहिए थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। MMR हमारा 300 से ऊपर था, जो अब 166 के करीब है। जो हमारे इरिगेशन रिसोर्सेज थे वो आपके सामने, कोई मेजर बांध जो अंग्रेजों के टाइम में, राजाओं के टाइम में कृष्णार्जुन सागर बना हुआ था, उसके वजह से कोई मेजर बांध नहीं था। जो टूट गया 250 करोड़ का, वो नहीं, वो कृष्णार्जुन सागर में साउथ में कह रहा हूँ, मेरा मतलब कोई बड़ा बांध नहीं था, वो तो एक डिग्गी थी। और इरिगेशन का कितना बड़ा नेटवर्क हुआ, आबादी बढ़ी, उसकी तुलना में आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, सड़कें 3 लाख किलोमीटर थी, आज 55 लाख किलोमीटर सड़कें हैं हमारे देश में। तो कहने का मतलब ये आप उत्तरोत्तर प्रगति, नए आयाम डेवलप हुए। कांग्रेस की उसमें भूमिका को आप किस प्रकार से विलोपित कर सकते हैं? जो अभी मीणा जी बात कर रहे थे, मैं बड़े आदर के साथ आउट ऑफ डिबेट ही मान लें तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि इस तरह से हम जिस मुकाम पे आके खड़े हुए, ये डिबेट आप कहाँ सुनते थे? आप ये ले लो, ये कहाँ ये सेटअप था, तो कहाँ से कहाँ पहुंचे हम, हमें इस पर गौरवान्वित होना चाहिए। वाजपेयी जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन्होंने कहा रिकॉर्ड, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 साल की देश की उपलब्धियों को नकार दे। हम चुनाव में कुछ भी बोलें, लेकिन मैंने उसकी भी मर्यादा कभी तोड़ी नहीं है, और ऐसा करना देश की राजनीतिक सिस्टम, देश के पुरुषार्थ, उन पे चोट पहुंचानी होगी। ये बात आपने कहा तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब रही बात ये कि दरअसल भाजपा के साथ दुविधा क्या है, जैसे इन्होंने मंदिर की बात उठाई। मेरे तो छोटा सा सवाल, मैं क्यों अभी मैं उससे संतुष्ट नहीं पड़ा, सिर्फ एक लाइन है कि कुछ चीजें ऐसी जो 4 आपने संकल्प लिए हैं, उसमें ये कहा जा सके कि बिल्कुल आप हम पे भरोसा करिए। आप ये कहेंगे कि भाई वसुंधरा जी ने 15 लाख नौकरियों की बात कही थी, नहीं दी ये, लेकिन उनके टेंशन है। सुनिए एक बात सुनिए, वसुंधरा जी इसे खारिज करते हुए 17 लाख की बात कर रही हैं, 2 लाख एक्स्ट्रा दी हैं वो देखे अगर नहीं दी तो बीजेपी के लिए तकलीफ दे है ना, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड या कोई ऐसी चीज बता सकेंगे कि 4 मुद्दे हैं जिनके आधार पे हम जनता के बीच जाकर के और ये कहने के हकदार हैं कि बिल्कुल आप ताजा उठा लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी से संबंधित निवेश है, हाँ, ये पीछे सामने उद्योग भवन है, मैं आप कहेंगे तो कल ला दूंगा। 2009 से 13 के बीच में जो निवेश आया MSME में और सिंगल विंडो में, MSME तो खत्म ही हो गया। नहीं, अब वो तो अब हो गया, MSME अब खत्म हो गया नोटबंदी के बाद। MSME और सिंगल विंडो और लार्जर इंडस्ट्रीज MOUs के माध्यम से, क्योंकि वो रिसर्जेंट और करने का तो हमारा कोई पैटर्न कभी रहा नहीं है अब तक, तो उसके माध्यम से वो एक टेबुलेशन सिस्टम है। शुरू किया था सर, अशोक जी ने शुरू किया था सिंगल विंडो पिछले कार्यकाल में, तो उसका एक सिस्टम है इंडस्ट्री का कि कितने करोड़ का इस प्रकार का निवेश होता है तो इतना जॉब क्रिएशन होता है। मैं तो वसुंधरा जी को उसी बात की, पायलट साहब ने कल ही उदयपुर में चुनौती दी है कि आपने स्किल में 1.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है, तो आपने 15 लाख नौकरी कैसे दे दी? और रोजगार मेलों का रिजल्ट ये है कि 21% जॉब मिला है ट्रेंड लोगों को। ये आपके अखबारों की खबरें हैं कि RTA में सूचना मिलती नहीं है। लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा कि आप एक छोटा सा ले लीजिए विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण। 5,97,000 गांव है आज की तारीख में, आजादी के दिन हो सकता है 4,99,000 गांव न्यू रेवेन्यू विलेज हर डिकेड में बढ़ते गए हैं। तो 5,97,000 गांवों में से 5,81,000 जितने भी 18,000 घटा लीजिए, उतने गांव छोड़ करके जो गांव है वो आपके 60 साल में इलेक्ट्रीफाई हुए, और वो पेस है 11,000 विलेजेस एवरी ईयर। आपने 18,000 गांव क्लेम करते हो, छोटे मोटे कोई विवाद होंगे, वो आपने 4.25 साल 4.5 साल में कंप्लीट किए, इलेक्ट्रीफाई किए। मीन्स पेस है आपकी 4,000 गांव प्रति वर्ष। कहां 1952-50 के संसाधन थे, आज कहां एक पोल को तुरंत उठा लेते हैं और खड़ा कर देते हैं, खड्डा
मशीन से चलिए, मेरा तो नहीं वो बात मैं आप टेक्नोलॉजी की बात टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो ना, हमारा दूसरे पे जान रहा हूँ कि देने वाले लोग हैं हम। अच्छा चलिए, भरोसा कर रही है पब्लिक, करना चाहिए। आपने सुना था पंकज मीना जी को, जो वसुंधरा जी करी नहीं मंदिर का, तो आप जवाब दे चुके हैं कि भाई चलिए जो भी है एक साजिश की बात है, इनको किसने षड्यंत्र की बात का जवाब एक षड्यंत्र। आपकी जो जीत बाई इलेक्शन में हुई वो एक षड्यंत्र का रूप रहा, षड्यंत्र बस आप लोग जीत पाए। वसुंधरा जी को भी ये तकलीफ और चिंता है कि आप बरगलाने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं अजमेर इलेक्शन में था, मुझे पता नहीं पंकज जी भी वहां होंगे, हर बूथ का डाटा है हमारे पास। आप बूथ उठा लीजिए, जहां परंपरागत रूप से आपको वोट मिलता है वो वोट कांग्रेस को क्यों शिफ्ट हुआ, इसका मूल्यांकन हम थोड़ी करेंगे, इसका एनालिसिस तो इनको करना होगा। और अगर वो विधानसभा में भी हमको मिलता है, अभी चुनाव कौन से दूर है, मतलब इस तरह के गलत आरोप का मैं प्रमाण दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वोट हमें अभी नहीं मिल रहा है, मेरा अपना सर्वे कह रहा है, तब क्या कहोगे फिर हमने षड्यंत्र कर लिया। लोग आपसे नाराज हैं, और नाराज क्यों है इसका इसलिए है कि आपने मैं फॉलो करने की जो बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आप महलों में बैठे रहे, कोठियों में बैठे रहे, 13 नंबर से आप सरकार चलाते रहे, जनता के बीच में तो सरकार का बंगला वो महल थोड़ी ना है। मेरा महलों की राजनीति की ना, कभी राजमहल की हाँ। कभी उस महल की वो कोई जयपुर की जनता ने देखा नहीं है क्या। मैं ये कह रहा हूं कि हमने इनको फॉलो कहां किया, मेरा बूथ गौरव हमने शुरू किया, वो इनका कार्यक्रम नहीं था। शक्ति प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, 6 लाख लोग जुड़ गए, वो इनका कार्यक्रम नहीं। उसके बाद आप मोदी जी को लाए हो, अब उसके बाद भी आप कहो कि हमारे शक्ति प्रोग्राम के फॉलो अप में प्रतिनिधि सम्मेलन करने राहुल जी नहीं है, तो फिर हम क्या भजन करते रहे घर बैठे बैठे। आपकी यात्रा आपने उसके बाद शुरू की, हमारी तो सम्मेलन हो ही रहा है। अब आप कह रहे हो कि हम संभागीय सम्मेलन करेंगे, तो क्या आप हमें फॉलो कर रहे हो? नहीं, ये सब चुनावी प्रक्रिया है, कौन कब क्या शुरू करता है, अपनी अपनी प्लानिंग है, तो फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने जो कुपोषण की बात कही ना, इन्होंने कहा कि हमारे ये ठीक हुआ है, वो ठीक हुआ है, मैं उसको चुनौती देता हूं इनको कि गंगानगर से लेकर चित्तौड़ तक केवल वो जो ऑडियो रिलीज हो रहे हैं उस पर नहीं कह रहा हूं, जो लोग वो घोटाले करने वाले पकड़े जा रहे हैं, किलक साहब के भाई नेम ले रहा हूं, किलक साहब के खास भाजपा कार्यकर्ता उस घोटाले में पकड़े गए नागौर में। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आ गई है 2017 में कि पोषाहार में 40% तक, मतलब गड़बड़ियां उन्होंने स्टॉक रजिस्टर से पकड़ ली, 40% तक कमीशन की बंदरबांट हो रही है। अब मैं इस डिबेट में इसके पीछे क्या घोटाला है वो या मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी कांग्रेस में नहीं हूँ कि मुझे मालूम है वो क्या घोटाला है, पर मैं उसका पात्र नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे बनना भी नहीं चाहिए। महिला बाल विकास लेकिन पंकज जी को कुछ मालूम नहीं है, और ये बहुत गलतफहमी में कि भाजपा का इस बार कार्यकाल है इतना शर्मनाक रहा है। मुझे दुख होता है कि राजस्थान जैसे गौरवशाली प्रदेश का गौरव बिगाड़ने के लिए ये कैसी गौरव यात्रा निकाल रही है। चलिए, लेकिन आपको दुख हो रहा है इस बात से, सुधार कर ले तो खुश तो रहोगे आप फिर? नहीं, अब सुधार का मौका नहीं, अब तो ये लंदन जाने का समय है, सुधार करवा दे हम। पंकज जी जाके कहेंगे अपने नेताओं से भाई कुछ कमजोर है, हमें सुधार कर लेना चाहिए। जैसे नए युवा नेताओं को सुधार के गुंजाइश आदमी से हो सकती है। चलिए पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी आपने सुना कि षड्यंत्र और इनका जवाब दिया है, ये इनका अपना एक मैकेनिज्म है जो आपको साजिश लगता है, एक षड्यंत्र लगता है। और मैंने जैसे पहले आपसे पूछा था उसका जवाब आपने दिया नहीं। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि काले झंडे का डर तो बीजेपी को और प्रशासन को इतना भारी सताता है कि बिल्कुल कमीज उतरवा करके देखा जाता है कि कहीं काला बनियान तो नहीं पहन करके आ गए। अभी वसुंधरा जी ने क्योंकि इसका जिक्र किया है, कहीं झंडे वंडे किसी ने दिखा दिए होंगे। अभी इनका ये दावा है कि उनको तो उठा के पुलिस ने टिका भी दिया, और ये गिरफ्तारी का दौर कब तक चलेगा कोई पता नहीं। क्योंकि जी देखिए, राजनीति का एक ये अलग ही स्वरूप इस बार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की सभा है, भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर 5 आदमी प्लांट किए जाते हैं, और प्लांट करके वो एक वीडियो, उन्हीं का एक आदमी वीडियो बनाता है, और फिर सीन क्रिएट ये किया जाता है कि साहब वो पूरी सभा ऐसी विरोधियों की थी। ये सब कोई प्लांट वे मतलब स्क्रिप्टेड सारा काम होता है। जो इस काम में ये एक बार पहले भी, अभी 3 महीने पहले भी एक सभा में सफल हो चुके, फिर उन्होंने दोबारा वो प्रयोग किया। 3 महीने पहले जब इन्होंने किया था उसमें गिरफ्तारी होने में पता भी लगा कि वो आदमी किसके लोग थे, कौन थे, वो सब जानकारी भी आई है, और मीडिया के द्वारा भी सबको पता लगा कि वो प्लांटेड वर्क था।
मीडिया ने तो कभी नहीं कहा कि ये प्लांटेड था सारा। नहीं, आपने कहा नहीं, पर आपने बताया कि वो आदमी किनके संपर्क के व्यक्ति थे, किस एमएलए, पूर्व एमएलए के व्यक्ति थे, वो सारा चीज जानकारी माई सबको, इसमें कोई किंतु पिंतु नहीं है। देखिए, परंतु बाद में यहां से एक बार फिर मैं ये शुरू करना चाहूंगा। जैसा आपने बताया, चित्तौड़गढ़ में आज इन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प क्या लिया कि अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ये संकल्प कौन ले रहा है? जो भ्रष्टाचार के जननी है। आज हिंदुस्तान के तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछोगे तो कहेगा सबसे भ्रष्ट वसुंधरा राजे है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ? आप वो ये कहेगा नहीं, आसोफा साहब आपको देखो, आसोफा साहब बहुत अच्छे से सुना आपको, आपका सवाल जो भी होगा पंकज जी उसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार आप सुनिए, आपने जो भी चीजें कही उन्होंने बड़े धैर्य से सुना है, अब आप उनको भी सुनिए, आप बोलिए पंकज जी। मुझे अभी तक आसोफा साहब की साइकोलॉजी समझ में नहीं आई कि ये इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। आप भ्रष्टाचार की जननी जब कहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, 60 साल जनता के वोट देने से जीते हैं, तो सही हमें जनता भी ऐसे कैसे 7 साल क्या चलेगा, ऐसे नहीं कुछ अपने संस्कार सुधारिए और सर संस्कार आप चैलेंज मत करिए। नहीं, बिल्कुल जनता ने वोट दिया, लगातार जनता का अपमान कर रहे हो, आप जनता का अपमान कर रहे हो, आप जनता का अपमान कर रहे हो, जनता का अपमान कर रहे हो, आप साथ में नहीं बोल सकते, फिर दूसरों के हाथ नहीं बोल सकते। बिल्कुल आप जनता ने वोट दिया मेरे को, पंकज जी ने वोट दिया मेरे को, पंकज जी जनता ने वोट दिया मेरे को। एक मिनट आसोफा साहब, सर मैं आपसे सुनिए, इस प्रकार सुनिए, तो जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान सुनिए, रक्षा आप करिए हमारी। सर सुनिए तो सही मेरी, आप रक्षा तो तब होगी, आप पैनल में देखें हम सब लोग, एक मिनट सुनिए, अपने अपनी बात करने का अवसर सबको मिल रहा है। आपने जो कुछ कहा एक लाइन पंकज मीना नहीं बोले, आप सुन रहे थे, अब प्लीज आप भी सुनिए, अगर कुछ भी आरोप लगाएगा सर आपसे मैं जवाब लूंगा, उसमें आप जवाब दीजिए। आपने कुछ भी कहा, इन्होंने पूरे तरीके से सुने, आप भी तो सुनिए, उनको कहने दीजिए। आपको कोई बात है तो आप बिल्कुल अपने फिंगर अप करिए, मैं आपको मौका दूंगा। चलिए पंकज जी आप बोलिए। भ्रष्टाचार का संकल्प लिया इन्होंने, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का संकल्प लिया। 1948 में जीप घोटाला हुआ, उससे लेके 2G 4G तक आ जाइए, तब तक घोटाले के अंदर कौन शामिल था और कौन परिवार शामिल था, यह महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बावजूद ये भ्रष्टाचार मुक्त से शासन देने का संकल्प लेते हैं, तो ये संकल्प कहां तक जनता के गले उतरेगा ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। और तीन संकल्प इन्होंने महिला उत्पीड़न का विषय लिया, महिलाओं को सुरक्षा देने का संकल्प लिया। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछला शासनकाल याद कर लीजिए, कौन अभिषेक मनु सिंघवी थे, कौन महिपाल मदेरना थे, कौन मलखान विश्नोई थे, और कौन वो एक हमारे यहाँ दूदू के नेता थे, वो तो बहाल हो गए। बिल्कुल, तो इन्होंने महिलाओं कितनी सुरक्षा। छोटा सा सवाल है सुशील शर्मा जी, छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए पता नहीं अब दोबारा मैं आप तक वापस आ पाऊंगा नहीं, समय कम है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, उसका एमएलए, सांसद या कोई मंत्री भी अगर किसी तरह की कोई घटना करता है, आप दोनों ही बैठे हुए हैं, इसके लिए तय करना चाहिए राजनीतिक दलों को, क्या उस पूरी पार्टी को इसके लिए ब्लेम कर देना चाहिए कि पार्टी का कैरेक्टर ही ऐसा है? योगेन जी, अपराधी दोनों पार्टियों की, दोनों तय करिए आप। अपराध कोई कहीं भी हो सकता है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता, परंतु बहुसंख्यक 4-5 साल के इनके शासन काल के अंदर 8 मामले से पकड़े जाए, लेकिन उनको बचाया गया नहीं, उनको बचाया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से बचाने की कोशिश। कैसे बचाया गया? बाबूलाल जी नागर को नहीं बचाया गया, कैसे उनको गिरफ्तारी कितने दिन तक उनकी रोकी गई? बाबूलाल जी नागर को बाकायदा अशोक गहलोत ने सीबीआई को रेफर किया केस, बिल्कुल है ना, बाबूलाल नागर का केस सीबीआई को क्यों किया, अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों नहीं किया? ये जोधपुर की राजनीति जिसने अभिषेक मनु सिंघवी का वीडियो जो बाजार में आ गया था, उसके बावजूद ऐसा नहीं किया, मना कर रहा था। कुल मिला के महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा कितनी कर रहे हैं और कितना संकल्प लेके कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ये इनके अभी जैसे आसोपा साहब ने अपने पुराने वक्तव्य में कहा कि साहब ये सब चीज निर्णय होता है ट्रैक रिकॉर्ड देख के, तो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है आपके सबके सामने है। एक बार मैं जब भी किसी डिबेट में जाता हूं और कांग्रेस के बुद्धिजीवी लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने बांध बनाया, हमने ये किया, बिल्कुल ठीक बात है, 70 साल आजादी को हुए, 50 साल आपने शासन किया है, काम तो कुछ तो किया ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप घर बैठ गए, ताला लगा के बैठ गए। पर मैं फिर एक बार वो यही आता हूं कि अच्छे और बुरे की अगर तुलना करनी है तो 2 चीजों की तुलना करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में चीन आजाद हुआ।
1948 में इजराइल का निर्माण हुआ, 1944 के अंदर जापान जो बिल्कुल खत्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उस जापान ने 1944 से वापस अपना रीडेवलप करना शुरू किया। आज तुलना करके देख लीजिए हमारे 5 देशों की। क्या हम कह सकते हैं कि भारत में विकास हुआ 50 साल के अंदर? आप उन चीजों को गिना रहे हैं जो एक सतत प्रक्रिया थी, और उस सतत प्रक्रिया के अंदर आप पीछे रहे। जब हमारे यहाँ 2G का टेस्ट होता है, जब जापान में जो 4G का टेस्ट होता है, जब हम लोग टेलीफोन क्रांति की बात करते हैं, तब चीन के अंदर मोबाइल क्रांति आना शुरू हो जाती है, और फिर भी आप ऐसे मुगलाते में रखते हैं कि हम डेवलपमेंट करते हैं। तो आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करिए, ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं पंकज जी, पिछले 50 साल में तो कुछ हुआ होगा, लेकिन पिछले जब यूपीए गवर्नमेंट रही, उसके जो स्टेप्स थे, उन्होंने जरूर कुछ क्रांति की है। क्रांति इस कारण से की है कि जिन चीजों का आपने विरोध किया, उनको सबको आपने अडॉप्ट किया। आधार कार्ड जिसके लिए कहा जाता था कि जीएसटी, आधार कार्ड, कुछ भी जो चीजें थी जिसका बहुत विरोध किया, एक मामले में तो मोदी साहब ने कह दिया था मेरे राज्य में तो बिल्कुल लागू ही नहीं करूंगा। उन चीजों को आप लेकर के आई, एफडीआई को लेकर के जिस तरह से एक जरूरत बताई थी मनमोहन सिंह ने, आपके पार्टी के 3 नेता उस वक्त, सुषमा स्वराज जी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता थी, अरुण जेटली जी राज्यसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने जमकर के कहा कि देश को बर्बाद कर देंगे, किराना व्यापारी हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। 3 बार भारत बंद हुआ एफडीआई के ऊपर, 3 बार विपक्षी पार्टियों की ओर से। इनकी तो 28% लिमिट थी, आप लोग तो उसको और ऊपर लेकर के चले गए, लेकिन फिर भी चले, ये मान तो सकते हैं कि एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, हमें ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको राजनीति रोटियां सेकने के लिए नहीं बनाना चाहिए। कोई पार्टियां हो, अगर आज नरेंद्र मोदी किसी दिशा में अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सरकार रहे नहीं रहे, जैसे कहा था, मैं आज भी कोट करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी को कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन राष्ट्र रहना चाहिए, उसके मुद्दे रहने चाहिए। आप लोग क्यों उनकी अस्थियां विसर्जित करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे इंदिरा जी को कहें या राजीव गांधी की बात करें, अगर मुद्दों के आधार पर राष्ट्र निर्माण की जो बात अगर कोई भी सरकार करती है, वो 5 साल के लिए नहीं करने चाहिए, वो एक लंबी सोच के साथ होना चाहिए। पैसा देश का लगता है, समय देश का खर्च होता है, तो उन चीजों को तो आगे उसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए कि ये ऐसा होगा तो देश में ये हो जाएगा, और जब सत्ता में आते हैं तो हम कुछ तस्वीर अलग होती है। खैर चलिए, मैं एक बार श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक बात मुझे बताइए, भ्रष्टाचार इस देश का एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, महिला मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, और दोनों ही पार्टियां, अशोक गहलोत को भी हम सुन रहे थे, और राफेल डील और अमित शाह के बेटे की बात कर रहे थे अभी कि करप्शन किस तरह से फैलता है, और इन बातों को सिर्फ खारिज कर दिया जाता है। जवाबदेही होनी चाहिए, जवाब दिया जाना चाहिए, और जब डॉक्यूमेंट्स अगर बोलते हैं तो उसके ऊपर जवाब क्या है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की राजनीतिकरण में द्वेषता की बात आ रही है सामने, पहले नेताओं में विश्वास था, आपस में वो जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते थे। यही कारण है कि नरसिंह राव ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा यूएनओ में बोलने के लिए। वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करके, प्रतिपक्ष के नेता के होने के बाद भी वहां बोले जाकर के। ये विश्वास आज नेताओं में नहीं है। आप देखिए, आप मौजूदा स्थिति में नरेंद्र मोदी ने प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं दिया, तो ये सारी चीजें क्यों? आप जब होते हो तो नहीं देते हो, और जब नहीं होते हो तो कहते हो होना चाहिए। राजस्थान में जो आप कह रहे हो कि पहले भी घोटाले हुए और आज भी घोटालों की स्थिति, ये तो बोल नहीं पाए आपके सामने। एनआरएसएम का घोटाला आपके सामने मौजूद है। ऐसा मत कहिए कि आसोपा साहब आपके सामने बोल नहीं पाए, समय कम था, इनके थोड़े ब्रेक लगवाए हैं। खान घोटाला देख लीजिए, पीएचडी का घोटाला देख लीजिए, और पोशार का, 4 तो बड़े घोटाले सामने मौजूद है, और अफसर गए हैं उसमें, आईएएस अधिकारियों को अंदर किया आपने, क्योंकि घोटाले तो हो ही रहे थे, किसी की शय पे हो रहे हो, किसके हो रहे थे, क्योंकि इनके जमाने में भी और आपके जमाने में। माफी चाहूंगा, बीच में इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप समय रहते, हमारा जीरो टॉलरेंस था, और उसी का कारण था 5 जेल में। आप आईएएस अधिकारी सरकार से पहले सरकार और सबके सामने सब कुछ हो रहा था, जेल में गए। ये तो मान के चलिए कि जानकारी तो थी अंदर से, ऐसा नहीं। सर मैं एक बात जानना चाहूंगा पंकज जी आपसे, दर्जनों बयान बीजेपी नेताओं के ऐसे देखे गए हैं जिसमें यह कहा गया कि बिना पॉलिटिकल इशारे के राजनीतिक साठगांठ के अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो इतना पैसा ले लें। तो अब क्या हुआ? अब साठगांठ खत्म हो गई कांग्रेस के जाने के साथ ही? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई आरोप हो,
हम पर्टिकुलर किसी की बात करें और तथ्य के साथ बात करें तो मुझे समझ में आता है, परंतु ये भ्रष्टाचार के प्रति हमारा हमने अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अब याद करिए आजादी के बाद में 70 साल में कितने IAS अधिकारी गिरफ्तार हुए, IAS अधिकारी की बात कर रहा हूँ जो 5 गिरफ्तार हुए और जिनमें 2 के ऊपर तो प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है। आपने नहीं सुना कि RPSC का चेयरमैन गिरफ्तार हुआ था? बिल्कुल हुआ था। आपके 3 IPS कोटा वाला हुआ था, अजमेर वाला हुआ था, बिल्कुल होता है सब हुए। इस 5 साल के 4 साल के कार्यकाल में 5 IAS अधिकारी और मेरे ख्याल से 22 या 23 RS अधिकारी गिरफ्तार हुए। पुराने वाले टाइम में सरकार में रहने के नाते हमने हमारे 0 टॉलरेंस था और हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। ये गड़बड़ तब होती सब बाहर के आगे हमने उनको प्रोटेक्ट किया होता तरीके से। हमारा भारतीय जनता पार्टी के आगे ना सारे जो और उसके बावजूद अगर ये हो रहा है नहीं दे पाए, सजा नहीं दे पाए, सब बालों के आगे। आप देखिएगा खान घोटाला और सिंघवी आपके लगा हुआ है, अभी लगे हुए हैं। अब आप देखिए अभी आप देखिएगा कि बाकी के लोग PhD वाला घोटाला में किस प्रकार की स्थिति बनी। चीफ सेक्रेटरी तो बना नहीं सकते, चीफ सेक्रेटरी बनाता भी नहीं कोई। आप भी होते तो शासन में नहीं बनाते, ये होते तो भी नहीं बनाते, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए एक छवि तो होनी जब वो अखबार में छपने से सब चीफ सेक्रेटरी थे और ACS के लिए उनका ACS तो है वो। अरे ACS तो इसलिए कि वो सीनेटी में आएंगे तो तक तो आप भी होते तो आपको भी करना पड़ता है। वो तो अगर आप नहीं आप तो है नहीं वरना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर चलिए, मैं इतना सा जानना चाहूंगा कि देखिए ये मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है। चुनौती बीजेपी के सामने ज्यादा है कि अगर मेवाड़ में 33 में से 30 सीट बचा पाती है, मारवाड़ में 33 में से 30 और मेवाड़ में से 28 में से 25 सीट, मेरे ख्याल में यही है उनके पास में आंकड़ा। एक बड़ा बल्क कह सकते हैं जो बीजेपी को 2013 में मिला। अब ये एक बड़ी चुनौती इस नाते है क्योंकि हालांकि देखिए मारवाड़ की अगर बात करें तो 2008 में भी बीजेपी के पास में 37% मतदान जो था उसको अपने गेन किया था और 38% था कांग्रेस के पास में, सीट का 1 का अंतर था। यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी इन लोगों ने वहां मजबूती के साथ 2008 के अंदर जब नेक टू नेक फाइट थी तब भी, और अब की बार जब 2013 में थी तो काफी ये एक वक्त जो रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि फ्रंट लाइन में अशोक गहलोत नहीं सचिन पायलट हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष है वो नेतृत्व करते हैं। कहा चाहे बेशक ये चाहे कि बिल्कुल 5 चेहरे मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फेस तो अभी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष के नाते वही हैं और सामने चुनौती वसुंधरा राजे को। अब देखना होगा कि ये मेवाड़ और मारवाड़, ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है, यहीं से वो धारा निकलती है कि इस तरह का कहा जाता है, प्रचलन में है आम बोलचाल में। लेकिन अब कितना सफल होगा, कितना कारगर होगा, सियासी पारा दोनों एक ट्रैक पे दिख रहे हैं। मंदिरों में जाने की बात हो, चाहे रैलियां निकालने की बात हो, या स्वागत सत्कार की बात हो, या वैसे ही दम भरने की बात हो, लेकिन ये एक नई बात आपको देखने की मिलेगी कि मतदाता को जागरूक होने के साथ साथ सावधान जरूर किया जा रहा है कि आप सावधान रहिए कि ऐसा हो सकता है, जिसमें बीजेपी को एक साजिश की बू लगती है। लेकिन कांग्रेस इसी को अपना एक आधार मान करके चलती है कि हमारी अपनी एक रणनीति का हिस्सा है, हम जनता के बीच जा रहे हैं, वो विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बदले हमें वोट मिल सकता है। और ये उत्साह उन्होंने बाई इलेक्शन में देखा। अब वो कितना सफल हो पाता है, कितना बरकरार रह पाता है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ये समय का इंतजार करना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।